हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के आज के सेशन के साथ आज फिर हाजिर हो गए हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हैं उसको कवर करने के लिए। प्रीलिम्स जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हम अपनी पीपीटी में शामिल कर रहे हैं सो दैट आपका रिवीजन हो सके और आप डे टू डे जो भी न्यूज़ आ रही है उससे आप एक तरीके से अपडेटेड रहें। अभी ऐसा समय है कि मतलब रिवीजन के लिए ही टाइम है, लेकिन उसके बीच में भी थोड़ा बहुत समय निकालना ज़रूरी है आपके लिए सो दैट जो करंट की न्यूज़ भी कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से कई टॉपिक्स बार बार ओवरलैप करते रहते हैं और फिर वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपने रिसेंट में भी कोई चीज़ सुनी होती है तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज और सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या हाइलाइट्स है जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी है। सारे टॉपिक्स देखते हैं, उसके बाद उसकी इन डिटेल चर्चा जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हाइलाइट्स क्या है आज की, हमें चर्चा करनी है कौन सी दिशा में हमारा आज जो है पूरा चर्चा जो है डिस्कशन जो है वो जाने वाला है। उसके बाद सभी टॉपिक्स में क्या करेंगे इन डिटेल उसकी फैक्चुअल डाटा को देखते हुए क्या करेंगे, प्रीलिम्स को देखते हुए हम पूरी चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ क्या है, NHAI इंक्रीज टोल्स अक्रॉस हाईवे बाय 5% फ्रॉम टुडे। तो यहाँ से आज से जो है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो टोल टैक्स बढ़ाने जा रहा है। जितने भी हाईवेज़ हैं उसके ऊपर में लगभग 5% यानी कि 5% जो टोल टैक्स है वो फिर से अब बढ़ने के लिए जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलपमेंट होना शुरू होता है और जब भी कोई भी मिनिस्ट्री अच्छा काम करती है तो उसको रिसोर्सेज की एक तरीके से रेवेन्यू की ज़रूरत होती है और रेवेन्यू वो यहीं से जनरेट कर सकते हैं कि जनता से टैक्स ले और फिर उन पैसों को वो क्या करे, वहाँ पर यूटिलाइज़ करे जिस काम के लिए लिया गया है। और नेशनल जो हमारा एक तरीके से सड़क और परिवहन मंत्रालय है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कुछ 3-4 सालों में बहुत सारे उन्होंने खुद के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, काफ़ी अच्छे एक तरीके से रोड की कनेक्टिविटी वो बढ़ा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी ये जो NHAI का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। और कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक्स की बात करें तो GS पेपर 3 में आपको इकोनॉमी से ये सारी चीज़ें जोड़ करके देखनी होती हैं, तो वहाँ से भी उस लिहाज से भी आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी ये टॉपिक है उसका प्रीलिम्स के लिहाज से NHAI का आज पूरा क्या कर लेंगे, पूरा एक तरीके से हिस्ट्री निकाल लेंगे, मतलब कि एक तरीके से पूरा NHAI को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे सो दैट प्रीलिम्स के लिहाज से आपका यहाँ से एक टॉपिक रेडी हो जाए। अगली न्यूज़ क्या है, जैसे हमने बात की थी कि 31 मई से क्या होने वाला था, मॉनसून आने वाला था केरला में मॉनसून आया और अभी जो है एक तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया है वहाँ पे, क्योंकि हमको मालूम है जब दक्षिण पश्चिमी हवाओं या फिर जो साउथ वेस्टर्न जो हवाएं होती हैं वहाँ से जब मॉनसून आता है तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, केरला में होती है। और स्टार्टिंग जो मॉनसून का इनिशियल फेज़ होता है वहाँ पर केरला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर IMD ने अभी क्या किया है, एक तरीके से अलर्ट जारी किया है। तो हम क्या करेंगे, IMD के जो ये येलो अलर्ट है या फिर रेड ऑरेंज ये सारे अलर्ट्स हैं इसके बारे में देखेंगे कि क्या मतलब होता है येलो अलर्ट का। साथ के साथ में हम देखेंगे IMD के बारे में, क्योंकि जो भी आपके इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो देखेंगे उसको। और अभी हीट वेव वगैरह की वजह से IMD इस बार काफ़ी चर्चा में रही है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अगली न्यूज़ क्या है, इंडिया टू पार्टिसिपेट इन रेड फ्लैग रिम पैक एक्सरसाइज। तो यहाँ पर बात की जा रही है रिम पैक के बारे में। ये बेसिकली अमेरिका की जो सेना है, नौसेना जो है वो हर 2 साल में रिम पैक को क्या कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है। एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज कह लीजिए या फिर हिंदी में उसको युद्धाभ्यास कहते हैं। तो रिम पैक के बारे में अभी हम देखेंगे, साथ के साथ में इंडिया के लिए किस तरीके से वो बेनिफिशियल है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगली न्यूज़ है, चाइना प्रोब सक्सेसफुली लैंड्स ऑन फार साइड ऑफ मून टू कलेक्ट सैंपल्स। पिछले महीने हमने बात की थी कि जो चाइना है वो मून में यानी कि चंद्रमा की सतह के ऊपर में जहाँ पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुँच पाया है वहाँ पे अपना चांग 6 मिशन भेज रहा है। और वो क्या करने वाला है, चंद्रमा की सतह पर जितने भी नई चीज़ें हैं, मिनरल्स है या फिर कुछ भी नया है उसको खोज करके लाने वाला है। तो फिलहाल यहाँ बात की गई है कि वो जो प्रोब है चांग 6 जो है वो लैंड कर चुका है बिल्कुल सक्सेसफुली, और अब वहाँ से वो अपना डाटा जो भेजना है वो शुरू करेगा। तो हम इसको देखेंगे कि क्या है चांग 6 मिशन और चाइना के लिए इसकी क्या उपलब्धि है और पूरे वर्ल्ड के लिए इससे क्या बेनिफिट हो सकता है उसको देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, इन फ्लाइट अगेंस्ट नीपा
इन फाइट अगेंस्ट नीपा साइंटिस्ट फाइंड न्यू वे टू जनरेट वायरस लाइक पार्टिकल्स इन लैब। तो यहाँ पर बात की जा रही है नीपा वायरस के बारे में। नीपा वायरस हमारे यहाँ तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है वो केरला में दिखाई देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये, मतलब एक्चुअली 2018 के बाद से हमारे यहाँ पे इसके केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं। उसके पहले ऑल ओवर कंट्री में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इंडिया में ये 2018 के बाद से बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंसर्न बना रहा, और स्पेशली केरला में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो देखेंगे नीपा वायरस के बारे में। और अभी बात की जा रही है कि अब जो है नीपा वायरस की लैब में एक तरीके से जनरेट करके उसके ऊपर रिसर्च वगैरह की जाएगी। तो मतलब और भी चीज़ें पता चलेंगी इसमें कि क्यों हो रहा है और इसमें और क्या अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में। बेसिकली नीपा वायरस जो होता है, जो मस्तिष्क जो होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसमें एक तरीके से स्वेलिंग ला देता है, और ये जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि जानवरों से इंसानों में आता है। तो पूरी जो हिस्ट्री है उसके बारे में देखेंगे। जीएस पेपर 3 में साइंस वाला जो सेगमेंट होता है वहाँ से आपके यही इसी तरीके से हेल्थ डिजीज़, और जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर कोई फिजिक्स का मैकेनिज़्म काम करता है, या केमिस्ट्री में कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ या रिफॉर्म होता है, तो वहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखेंगे हम इस टॉपिक को। अगली न्यूज़ क्या है, विक्ट्री डांस। तो यहाँ पर अभी इलेक्शन हो चुके हैं और कल जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो कई जगह पे एग्जिट पोल पहले से ही रिज़ल्ट दिखा रही हैं कि यहाँ से ये पार्टी जीतने वाली है, वहाँ से वो पार्टी जीतने वाली है। तो अभी बात की जा रही है असम की कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा श्योर है, और असम में विक्ट्री डांस हो रहा है, कौन सा, बिहू। तो देखेंगे बिहू के बारे में। बिहू हम इसलिए नहीं देख रहे हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है असम में ये विक्ट्री डांस हो रहा है, बिहू इसलिए देखेंगे क्योंकि बिहू हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक देखा होगा, तो कई बारी जो है वो डांस और कौन से राज्य में परफॉर्म किया जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, या कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं किसी भी डांस फॉर्म के। और बिहू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और साल में 3 बार मनाया जाता है असम में। तो उसको देखेंगे हम और पूरा इसको अच्छे से प्रीलिम्स के लिहाज से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, अलर्ट वुमन हेल्प्स रेस्क्यू 6 गर्ल्स बिंग ट्रैफिकिंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर अभी जो रिसेंट एक न्यूज़ निकल के आई है, वहाँ पर एक महिला जो है उन्होंने 6 लड़कियों को जो कि झारखंड से दिल्ली लाई जा रही थी ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, यानी कि उनको जो भी होना चाहिए एक तरीके से सेक्सुअल जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व कराने के लिए, या उनका एक तरीके से बिक्री करने के लिए 6 लड़कियाँ झारखंड से लाई जा रही थी। ट्रेन में एक महिला थी जिन्होंने उस चीज़ को भाप लिया और फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया और उन 6 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। तो हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, इसके बारे में देखेंगे, और कब से ये हमारे यहाँ पर कानून बना हुआ है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक्ट या पॉलिसीज़ के हिसाब से भी आपका यहाँ पर एक अच्छा डाटा जो है रिवीजन होगा। अगली न्यूज़ क्या है, चाइना रेडी टू फोर्सफुली स्टॉप ताइवान इंडिपेंडेंस। तो ताइवान चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे समय से होता है। आज मैं पूरी इसकी हिस्ट्री बताऊंगी, विथ मैप बताऊंगी कि कहाँ पर चाइना जो है और ताइवान के बीच में किस जोन को लेकर के या क्यों ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और अभी रिसेंटली बोला गया है कि चाइना जो है वो यूएस के साथ में एक मीटिंग में था, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी और साथ के साथ में चाइना के वहाँ पर जो मिनिस्टर थे, और उनके बीच में बातचीत हुई। तो यहाँ पर एक तरीके से धमकी दी है चाइना ने कि अभी उसके पास में इतना इक्विपमेंट है या चाइना इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो क्या कर सकता है, ताइवान को अभी चाहे तो क्या कर सकता है अपने में। तो चाइना ताइवान का जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल मोटेड टू सप्लाई राजस्थान फार्मर्स पावर। कल मैंने इसके बारे में बात की थी कि राजस्थान में एक तरीके से किसानों को किस तरीके से पावर सप्लाई हो, उसके लिए एक कमेटी बैठने जा रही है, जिस CEEP करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पूरा मीटिंग जो है वो क्या करवा रही है, कंडक्ट करवा रही है। और वहाँ पर और नॉट ओनली राजस्थान, बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ से लगभग 60 जो है ट्रूप्स जो हैं, या फिर एक तरीके से 60 जो अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, जहाँ पर बात की जाएगी कि किसानों को किस तरीके से पावर सप्लाई वगैरह मिले, साथ के साथ में किसानों की स्थिति को ठीक करने के लिए एक मॉडल जो है एक सेट हो सके, इसके लिए पूरी बात है। तो हम यहाँ पर देखेंगे साथ के साथ में किसानों को लेकर के कौन कौन सी योजनाएँ अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ पर चल रही है, इसको भी हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है अगर आप प्रीलिम्स के लिहाज से देखेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 में आप कहाँ से
इकोनॉमी में लॉजिस्टिक्स वाला जो टॉपिक होता है वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जब भी कोई रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी या फिर वाटरवेज जो भी कनेक्टिविटी होती है, यहाँ से जो है हमें सबसे सीधा सीधा फ़ायदा किसको होता है? इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, क्योंकि जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो ट्रांसपोर्टेशन जो व्यापार है वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बात क्या की जा रही है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंक्रीज टोल्स अक्रॉस हाईवे बाय 5% फ्रॉम टुडे। तो बात की गई है कि NHAI जो है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो अभी 5% जो है टोल आज से बढ़ाने जा रही है जितने भी हाईवे वाले रोड्स होते हैं, जो हाईवेज़ हैं वहाँ पर। और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट होगा और फिर वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से, एक तरीके से कनेक्टिविटी कर पाएगी और रोड्स बना पाएंगे, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ भी डाटा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि NHAI बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ के साथ में यहाँ रीज़न ये दिया गया है कि जिस तरीके से अभी WPI और CPI वगैरह इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से इसको ध्यान में रखते हुए भी ये टोल टैक्स बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ से? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हिंदी में इसको कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है और ये क्या काम करता है, इसके अध्यक्ष कौन है, कहाँ कहाँ पर इसके मुख्यालय हैं, ये सारे जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1995 में जो है NHAI जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कौन से अधिनियम के तहत हुआ है, तो 1988 का अधिनियम था, जिसके तहत 1995 में इसको एक तरीके से, पूरी तरीके से स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, एक्ट वगैरह बना लेते हैं, लेकिन वो फॉर्मेशन होने में या फिर वो चीज़ लागू होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। जैसे हमने CAA के बारे में देखा, 2019 में बना और 2024 में जो है वो रूल आए। तो उसी तरीके से 1988 में ही क्या हो गया था, NHAI के लिए एक्ट बन गया था कि रोड कनेक्टिविटी के लिए और जो इस तरीके का कोई ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण होगा उसके लिए हो गई थी बातचीत 1988 में। लेकिन ये शुरू कब हुआ? 1995 में पूरी तरीके से शुरू हुआ। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है स्टेटमेंट में, तो ध्यान रखिएगा। एक्ट जो है वो 1988 का है, लेकिन वो शुरू कब हुआ है, स्थापित कब हुआ है? 1995 में। ठीक, दूसरी बात यह है कि काम क्या करता है, तो वही काम है रोड कनेक्टिविटी, सड़क निर्माण करना है, किस तरीके से पूरा आगे लेकर के चलना है, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, NHAI के पहले अध्यक्ष योगेंद्र नारायण थे। अभी आपको क्या कर लेना है, वर्तमान जो अध्यक्ष है उनको देख लेना है, क्योंकि साल 2 साल में ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष तो याद रखिए योगेंद्र नारायण जी हैं। अभी करंट के कौन से अध्यक्ष हैं उसको आप थोड़ा सा जा करके रिवाइज कर लीजिएगा। कई बार स्टेट PCS में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी अथॉरिटी होती है वहाँ से कौन उसके हेड है, या फिर रिसेंट में कोई चेंज हुआ या फिर किसी महिला को बैठाया गया, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या करना होता है, वही सारी चीज़ें, परिचालन करना, कनेक्टिविटी करना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहले आइडिया किसको आया था कि इस तरीके की कोई चीज़ होनी चाहिए, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आइडिया जो है सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को आया था। और उन्हीं के एक मिशन था स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको क्या बोला जाता है, गोल्डन, एक तरीके से पूरा ये जो बोला जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज वाला जो योजना था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक तरीके से कहना चाहिए कि महत्वाकांक्षी योजना थी, जहाँ पर वो इंडिया के जो 4 छोर हैं उसको वो जोड़ने का काम कर रहे थे। इस तरीके से कोई एक तरीके से पूरा ये कनेक्टिविटी बनाई गई थी, जहाँ पर यहाँ पर गुजरात को जोड़ा जा रहा था, यहाँ पर ईस्टर्न जो एरिया है उसको जोड़ा जा रहा था, नीचे चेन्नई, और ऊपर जो भी नॉर्थ में जो भी हमारे एरियाज़ हैं उसको जोड़ा जा रहा था। तो एक रोड कनेक्टिविटी बनाने का एक मिशन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसको बोला जाता है। और उसको ध्यान में रखते हुए ही 1995 में जो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। क्योंकि कोई भी मिशन होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, कुछ लोगों का पैनल नहीं बनाएंगे, तब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। ठीक, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के विज़न से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। अब तक बहुत लंबे एक तरीके से रिकॉर्ड अपने आप में NHAI ने खुद का तोड़ा हुआ है, और बहुत अच्छा एक रोड कनेक्टिविटी के मामले में हम काफ़ी अच्छा कर गए हैं सबसे पहले। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर
कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले क्या बात की हमने कि ये जो पूरा NHAI का कॉन्सेप्ट कब आया, 1995 में आया। और ये कौन सी परियोजना के तहत आया, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत आया। लेकिन जो NHAI है उसने केवल और केवल ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ही नहीं चालू की थी, उसके बाद और भी बहुत सारी समय समय पर योजनाएं जो हैं वो रोड कनेक्टिविटी के लिए चालू की। ठीक है, तो यहाँ पर है चेन्नई से नासरी एक टनल, 4 धाम कनेक्टिविटी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे। ये सारे जो है जो हम देखते हैं कि नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट जो थ्रेड कॉरिडोर बोला जाता है, जिसको जो काम क्या करता है, व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह में जो भी अनाज होते हैं हमारे, जो भी क्रॉप्स होती हैं, जो भी बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, गुड्स वगैरह होती हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड एक कॉरिडोर्स बनाया जाता है, फ्रेट कॉरिडोर्स इसको बोला जाता है। और ये कॉरिडोर्स बेसिकली काम ये करते हैं कि दो क्षेत्रों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए, वहाँ पर टाइम कम से कम लगे, सो दैट जो भी हमारा सामान है अगर वो पहुँचे एक जगह से दूसरी जगह में तो टाइम कम लगेगा, तो अनाज वगैरह है जो कि ख़राब हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिन हो, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो वो ख़राब होने लगते हैं और फिर उसकी कॉस्ट भी बढ़ने लगती है। तो अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें पहुंच जाती है, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है इकोनॉमी में, एक ही चीज़ नहीं होती कि हम अगर इसको देखें कि केवल और केवल रोड बनाई जा रही है या कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है, तो ये बहुत छोटी सोच हो जाएगी। एक तरीके से ब्रॉडर वे में देखना होता है हर चीज़ को। ठीक है, तो रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से NHAI ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके हेड क्वार्टर कहाँ कहाँ पर हैं, तो मेन जो हेड क्वार्टर है वो तो दिल्ली में है, लेकिन 4 और भी रीजनल हेड क्वार्टर्स हैं, जो कि मैंने बताया जो स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत क्या किया गया है, भारत के जो 4 कोनों को जोड़ा गया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से 4 और रीजनल जो कॉरिडोर्स भी हैं या एक तरीके से मुख्यालय भी है, जैसे कि चेन्नई है, उसमें आपको मुंबई दिखाई देगा, कोलकाता है, दिल्ली तो है ही, दिल्ली में मुख्य रूप से NHAI का मुख्यालय है। उसके बाद में चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, 3 और जगहों पर क्या है, NHAI के एक तरीके से कार्यालय या फिर ऑफिस है जो क्या काम करते हैं, कनेक्टिविटी का जो भी काम होता है। तो रीजनल लेवल पे उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और NHAI का हमने यहाँ पर रिविज़न भी कर लिया कि 1988 में एक्ट बना, 1995 में वो लागू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से इंस्पायर होकर के ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। साथ के साथ में काम क्या करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है। मुख्यालय इसके कहाँ कहाँ पर है, जो मुख्यालय मेन रूप से है वो दिल्ली में है। उसके बाद उसके 3 और जगह पे रीजनल एक तरीके से ऑफिसेज है, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। ठीक है, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है अगर बनेगा तो। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो GS पेपर 1 में भी आप लिंक कर सकते हैं ज्योग्राफी में, और GS पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिहाज से भी देख सकते हैं। मानसून वगैरह जब अच्छा होता है तो हमारे लिए वो चीज़ें अच्छी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में नहीं। अगर आपकी मानसून अच्छी है तो GS पेपर 3 इकोनॉमी में भी आपको अच्छा एक तरीके से अनाज उगेगा, अच्छे तरीके से फसलें उगेंगी, तो किसानों को कम नुकसान होगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिलहाल बात क्या की जा रही है कि रेन सब्सिडी इन केरला येलो अलर्ट इशूड इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो बात की जा रही है कि जो मानसून आया है और मानसून की वजह से केरला में क्या है, भारी बारिश होती है जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है। और वहाँ पर IMD ने बोला था कि 31 मई को आएगा, तो बिल्कुल IMD के कहे अनुसार चीज़ें हुई। और उसके बाद से अभी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है केरल के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। और येलो अलर्ट क्यों जारी किया जाता है, जब हम अभी आगे चल के बात करेंगे कि IMD जो है वो 4 अलग अलग तरीके के अलर्ट जारी करती है। ठीक है, तो कलर वाइज इसलिए जारी किया जाता है सो दैट लोगों को क्या हो सके, पहले से जानकारी हो सके कि अभी जो मानसून आ रहा है उसमें बारिश कैसी होगी, नॉर्मल रहेगी या बहुत हैवी रेनफॉल होगा। उसकी वजह से पहले से ही लोग क्या कर सके, प्रिकॉशन ले सके, अपनी सुरक्षा कर सके, घरों के बाहर ना निकले, ये सारी चीज़ें। तो हम इस बार देख लेते हैं, क्योंकि IMD बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा और मानसून की वजह से भी, मानसून के भी बहुत सारे हमने बहुत समय से हम खबरें देख रहे हैं कि इस बार मानसून पे एल नीनो का इफ़ेक्ट ज़्यादा है, इस वजह से बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है, नॉर्मल एक बारिश रहने वाली है। लेकिन ठीक है, एल नीनो ला नीना का कॉन्सेप्ट बहुत बार बता चुकी हूँ। ला नीना जब एक तरीके से एक्टिव होता है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, एल नीनो जब एक्टिव होता है तो इंडिया में बारिश कम होती है। ठीक है, अब चलते हैं कि IMD के अलर्ट्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन से अलर्ट्स जारी करती है IMD। तो सबसे पहले ये ग्रीन अलर्ट जारी करती है IMD। ग्रीन अलर्ट में क्या बात की जाती है, ग्रीन अलर्ट का मतलब है नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड, मतलब कि नॉर्मल से भी एक तरीके से नॉर्मल जो है वो बारिश रहने वाली है, कोई खतरा
नहीं होने वाला है, इस तरीके से। तो ग्रीन अलर्ट का काम ही क्या होता है, जनरली ग्रीन सिग्नल क्यों होता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल निकल जाइए, जो ट्रैफिक पे भी लगा होता है। तो ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है कि कोई सीवियर वेदर कंडीशन नहीं होने वाली है। उसके बाद आता है येलो अलर्ट, जो कि अभी केरला में जारी किया गया है, केरला के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो येलो अलर्ट में क्या होता है, वहाँ पर बोला जाता है बी अवेयर, मतलब थोड़ा सा जागरूक रहिए, क्योंकि हो सकता है कि बारिश थोड़ी आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो बी अवेयर रहने को बोला जाता है, मतलब थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि कुर्सी की पेटी बांध करके रखिए। तो उसी तरीके से येलो अलर्ट IMD के जो द्वारा जारी जब किया जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बी अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। उसके बाद आता है एक ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या होता है, बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड का क्या मतलब है कि भारी बारिश तो होने ही वाली है। अब आपको किस तरीके से, मतलब आपको कहने का मतलब है कि कैसे राज्य उस चीज़ से निपटेगा, कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उस चीज़ से कैसे निपटेंगे, इसको ध्यान में रख करके ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। मतलब कि जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है वेदर कंडीशन की, उस हिसाब से जो ये कलर चेंज होते जाते हैं। ग्रीन सिग्नल में कोई दिक्कत की बात नहीं है, येलो सिग्नल यानी कि थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ऑरेंज सिग्नल यानी कि अब बहुत ज़्यादा क्या कर लेना है, किस तरीके से आपको बचना है वो पहले से ही सोच लेना है, प्रिपेयर रहना है। और रेड अलर्ट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन है, अब तो एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि टेक एक्शन की बात होती है, यानी कि वेदर कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, अब यहाँ पर काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये IMD के 4 अलग अलग अलर्ट्स हैं जो कि मानसून के लिए जारी किए जाते हैं। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, IMD के बारे में बन सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा, हीट वेव की वजह से भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। कल हमने बात की थी, परसों हमने बात की थी कि नागपुर का पारा जो है वो इनके AWS सिस्टम में कमी की वजह से क्या हो गया था, 56 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया था, जबकि एक्चुअल पारा 45 से लेकर के 49 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच था। तो मतलब कि इनके जो सिस्टम है उसमें कुछ कमियां भी निकल के आई। तो IMD इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, हीट वेव को लेकर के, साथ के साथ में और भी कई सारे मुद्दों को लेकर के। तो हम देख लेते हैं IMD के बारे में, क्या पता यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए। तो IMD की स्थापना सबसे पहले कब हुई है, तो बहुत ही पुरानी ये संस्था है, 1875 में। देखिए ये जो IMD है, मतलब ब्रिटिशर्स के समय में ये IMD की स्थापना हुई है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यानी कि जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आता है। काम क्या करता है, मौसम संबंधी जितने भी अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन करना, पहले से एक तरीके से फोरकास्टिंग करना, पूर्वानुमान लगाना, और भूकंप वगैरह की जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में पहले से बताने का काम किसका होता है, IMD का होता है। एक तरीके से बी अवेयर वाली चीज़ होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और IMD क्या करता है, जो वर्ल्ड का जो मौसम विज्ञान है, जिसको बोला जाता है क्या, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से भी एक तरीके से कोलैबोरेट करके चलता है। और साथ के साथ मैंने पहले भी बताया हुआ है कि IMD केवल और केवल इंडिया के बारे में फोरकास्टिंग नहीं करता है, इसके साथ साथ जो 6 पड़ोसी राज्य हैं इंडिया के, उनके भी वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम करता है। चाइना को तो ज़रूरत ही नहीं होगी, उनके पास तो अपना सेटअप होगा, इस तरीके से। तो अपने आसपास के जो रीजनल जो एरियाज़ हैं वहाँ के लिए भी वेदर फोरकास्टिंग करता है। और केवल बारिश के बारे में नहीं बताता है, ये साइक्लोन वगैरह आना हो तो भी बात करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली होती है तो भी बताता है कि इस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो मतलब मौसम से संबंधित जितने भी चीज़ें हो सकती हैं, अनुकूल प्रतिकूल, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, IMD समय समय पर इन्फॉर्म करता है, एक तरीके से अलर्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक डिफेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 में आप इसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, रिम पैक के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और रिम पैक में बेसिकली रिम पैक है क्या, तो ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका है उसके द्वारा एक तरीके से हर 2 साल में क्या किया जाता है, एक तरीके से एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो कि नेवल यानी कि नेवी जो होती है इन देशों की, वो कंडक्ट करवाती है इसको। ठीक है, तो रिम पैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि USA कंडक्ट कराता है। और कभी भी एक्सरसाइजेस होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेज, आर्मी या मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से प्रदर्शन किया जाता है भाई हर देश के द्वारा कि हमारे पास में इतने हथियार है, सो दैट सामने वाला कोई अगर कंट्री है जो सोच भी रहा है अगर कि हमारे ऊपर में उसको क्या करना है, एक तरीके से हमला करना है, तो वो पहले ही डर जाए कि देखो भाई हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमारे से पंगा मत लेना, ये वाली चीज़ होती है। मतलब एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। और कभी अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी लाइक कंडीशन हो जाए तो फिर बहुत सारे देश
देश या 2 देश किस तरीके से मिल करके उसको काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाएंगे, इसको देखते हुए या इसको एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए ये नेवल एक्सरसाइजेस की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये अमेरिका के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो कहाँ पर होने वाला है ये होने वाला है आपका एक तो अलास्का, साथ के साथ में जो है अलास्का में ये सारी मीटिंग हुई है 30 मई को कि इस तरीके से रिमपैक हम कंडक्ट कराएंगे। कब कराएंगे, तो इस महीने यानी कि जून के एंड में ये सारी चीज़ें होंगी। 25 जून से लेकर के आगे तक ये चलेंगी बहुत सारी जगहों पर। और मेनली जो एरिया कौन सा है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अमेरिका का जो हवाई वाला एरिया है वहाँ पर। हवाई एक और चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का जो हवाई द्वीप है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो हवाई द्वीप अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ के ही अमेरिका के हवाई क्षेत्र में ही ये जो नेवल एक्सरसाइज है वो होने जा रही है, जिसका नाम क्या है, रिमपैक, और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं रिमपैक के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। तो रिमपैक का फुल फॉर्म क्या है, रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज। तो रिमपैक का पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया, रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज। पहली बात तो ये, यानी कि प्रशांत महासागर में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो पैसिफिक एक्सरसाइज इसको बोला गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास है। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाए इस तरीके से कि क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास है, तो बिल्कुल हाँ होगा आपका आंसर। ठीक है, कंडक्ट कौन कराता है, यूएसए के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। यूएसए की जो नौसेना है, नेवल जो एक तरीके से आर्मी है, वो इसको कंडक्ट कराती है। ठीक है, और हर 2 साल में ये हवाई द्वीप में ही क्या किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, या फिर हवाई द्वीपों के आसपास में। और ये हवाई द्वीप जो है, जैसे मैंने भी बताया कि एक्टिव वोल्केनो वाला एरिया है, तो यहाँ का पानी जनरली बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये वाले एरिया में क्या होता है, बहुत ये एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक है, और हर 2 साल में कराई जाती है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर आते हैं, जिसमें इंडिया भी एक देश है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है एक तरीके से, केवल अमेरिका और इंडिया के बीच में नहीं है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि जापान, सिंगापुर, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार भी ये सभी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और काम क्या किया जाता है इस पार्टिसिपेशन में, सबसे पहले तो युद्धाभ्यास किया जाएगा, तोप वगैरह चलाना, मिसाइल परीक्षण, टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो कि हर एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है उस एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले यही होता है कि समुद्री सहयोग बढ़ाना है और किस तरीके से प्रशिक्षण देना है। जैसा मैंने बताया कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी लाइक कंडीशन हो जाती है, तो किस तरीके से दोनों देश या फिर बहुत सारे देश मिल करके बाकी जो कंट्री है जो कि हमला कर रही है उसके साथ किस तरीके से लड़ेंगे, इसको लेकर के एक तरीके से प्रशिक्षण देने का काम जो है इन एक्सरसाइजेस में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इंडिया की तरफ से कौन कौन से जो चीज़ें हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स या हथियार या मिसाइल्स जो हैं वो शामिल हो रही हैं। तो आप यहाँ पर एक तरीके से, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो हमने Su-30 MKI फाइटर लिया है रशिया से, वो इसमें शामिल होने वाला है। साथ के साथ में C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और ऐसी और भी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ जो हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि आर्टिकल में था। बाकी और भी क्या चीज़ें होती हैं रिमपैक का, और क्या उद्देश्य है, रणनीतिक नेटवर्किंग बनाना है, समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, निवारण और सुरक्षा आश्वासन देना है कि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो मिल करके इस तरीके से युद्धाभ्यास कर रही हैं, भविष्य में अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है कि अगर किसी भी देश को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये सारे देश क्या करेंगे, वहाँ पर बिल्कुल पार्टिसिपेशन करेंगे और उनको सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो है टॉपिक आपका साइंस वाला, जो जीएस पेपर 3 में साइंस होता है, वहाँ पर डिफेंस वगैरह के क्षेत्र में या फिर स्पेस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। स्पेशली यूपीएससी में अगर साइंस में आप देखोगे तो स्पेस से क्वेश्चन बनेगा, डिफेंस में अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है तो फिर वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी हम डिफेंस के बारे में बात कर रहे थे, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बात क्या की जा रही है कि चाइना प्रोब सक्सेसफुली लैंड्स ऑन फार साइड ऑफ मून टू कलेक्ट सैंपल्स। तो फार साइड ऑफ मून करने का क्या मतलब है कि ऐसे एरियाज हैं चंद्रमा के जहाँ पर अभी तक कोई भी कंट्री नहीं पहुँच पाई है,
उन एरियाज़ में अब जो है चाइना का प्रोब पहुंचने वाला है, जिसका नाम क्या है, चांग-ई 6। तो याद रखिएगा, यहाँ से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि चाइना का है ये या फिर जापान का है, इस तरीके से कन्फ्यूजन होता है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं लेना है। और वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि चांग-ई 6 का संबंध किससे है, तो चाइना से संबंधित है। चांग और चाइना सेम साउंड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मून मिशन है चाइना का, जो कि चाइना के ऐसे जो चंद्रमा के ऐसे सतहों पर जाने वाला है जहां अभी तक कोई भी कंट्री नहीं पहुंची है, वहां से जा कर के सैंपल कलेक्ट करने वाला है। तो ये सैटेलाइट लगभग पिछले महीने छोड़ा गया था और अभी जो है क्या हुआ है, इसमें और सक्सेसफुली लैंड कर लिया है उसने। और अब जो है वहाँ से बहुत सारे, एक तरीके से कहना चाहिए कि जो भी चंद्रमा के सतह पर नमूने रहेंगे, मिट्टी होगी वहाँ से या फिर पिक्चर वगैरह होगी, पानी है कि नहीं वहाँ पर, इन सारी चीज़ों के बारे में डाटा शेयर करेगा ये चांग-ई 6, ठीक है। मिशन के बारे में काफ़ी कुछ है, देख लेते हैं एक बारी। चाइना का जो चांग-ई 6 मिशन है, पहली बात तो चाइना का मिशन है। दूसरी बात है उद्देश्य क्या है इसका, तो मुख्य रूप से चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है, जिसका नाम क्या है, एटकेन बेसिन। तो दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का, वहाँ पर एटकेन बेसिन है, वहाँ से ये नमूने एकत्र करके लाएगा, सैंपल्स कलेक्ट करके लेके आएगा, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, एटकेन बेसिन। एटकेन बेसिन का संबंध किससे है, ये चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव है, यानी कि साउदर्न पोल है चंद्रमा का, एटकेन बेसिन। यहाँ पर जो है चाइना का ये चांग-6 मिशन गया है, ठीक है। पहली बात तो ये, और आगे देखेंगे कि और इसमें क्या है। तो ये दिसंबर 2020 में ही इस तरीके से चीज़ें सोची गई थी और अभी फाइनली जाकर के इम्प्लीमेंट हुई है। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, चाइना का अभी चांग-6 गया है, इसके पहले 2020 में चांग-ई 5 भी जा चुका है, चांग-ई 5T भी जा चुका है। और इस साल ये न्यूज़ इतना ज़्यादा क्यों बना था, क्योंकि इस बार चाइना के साथ साथ पाकिस्तान भी इस मिशन में क्या है, एक तरीके से सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो चाइना और पाकिस्तान, दो जिगरी दोस्त मिल करके चांग-ई 6 मिशन इस बार लॉन्च किए हुए हैं, इसको भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि चाइना के साथ और कौन सी कंट्री है। पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक लोगों के दिमाग में नहीं आता, क्योंकि लगेगा ना कि जो कंट्री है जो अभी इतना एक तरीके से दिवालियापन की स्थिति से गुजर रही है, इकोनॉमी इतनी ख़राब है, वो इस तरीके से स्पेस वगैरह में और डिफेंस के क्षेत्र में या फिर सैटेलाइट के क्षेत्र में भी हेल्प कर सकती है क्या। लेकिन कर सकती है, जब आपके पास महत्वाकांक्षा होती है किसी से आगे निकलने की, तब आप कुछ भी कर गुजरते हैं, वो वाली बात होती है, ठीक है। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिल करके ये चीज़ें कर रहे हैं, मैंने बता ही दिया। सैंपल कलेक्ट करके लेके आएंगे, फिर उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च होगी, और इससे केवल चाइना को या पाकिस्तान को ही फ़ायदा नहीं होगा, जो भी डाटा यहाँ से निकल के आएगा वो सारे विश्व के लिए वो फ़ायदेमंद होगा, कि वहाँ से चीज़ें पता चल पाएंगी। जैसे हमारा अभी चंद्रयान-3 मिशन गया है, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया के लिए ही वो डाटा होगा, उसको बहुत सारे नासा भी यूज़ करेगी, और फिर आगे किस तरीके से मिशन भेजना है इसको देखा जाएगा। तो एक देश भेजता ज़रूर है सैटेलाइट या कोई मिशन, लेकिन उसको पूरे विश्व के लिए वो लाभदायक होता है एक तरीके से, ठीक है। अगला जो ये आर्टिकल है निपा वायरस को लेकर के है, कि अभी वहाँ पर साइंटिस्ट जो है लैब में निपा वायरस बनाने के लिए जा रहे हैं। तो निपा वायरस का जो वाइल्ड टाइप निपा वायरस है वो लैब में बनेगा, फिर उसके ऊपर में रिसर्च होगी, और फिर पता चलेगा कि आगे अगर मान लीजिए कोई कंडीशन होती है इस तरीके की, तो फिर वहाँ पर किस तरीके से दवाई बनाई जा सकती है या किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो न्यूज़ थी, जब बन के आ जाएगी लैब में सारी चीज़ें, तब इसको और देखेंगे। लेकिन हमारे लिए निपा वायरस का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केरला में स्पेशली बहुत ज़्यादा इसके केसेस निकल के आते हैं, और ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 में साइंस जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निपा वायरस के बारे में देख लेते हैं। निपा वायरस बेसिकली हैगा तो एक तरीके से जूनोटिक वायरस बोला जाता है। जूनोटिक वायरस ये होते हैं जो जानवरों से इंसानों में आते हैं, और फिर इंसानों को जान की हानि हो जाती है, यानी कि जान का थ्रेट जो है वो देते हैं। तो जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है, जो जानवरों से इंसानों में आती है। निपा वायरस भी एक तरीके से क्या है, जूनोटिक डिसीज़ है। कौन से परिवार से आता है, तो पैरामाइक्सोवायरस जो है इस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। और बेसिकली कौन कौन से जानवरों में, सबसे पहले तो चमगादड़ में, सूअरों में, ये सारी चीज़ें बहुत देखी जाती है, ठीक है। सिंगापुर में सबसे पहले जो निपा वायरस है वो आइडेंटिफाई किया गया था चमगादड़ के अंदर। उसके बाद से अलग अलग जानवरों में मिलने शुरू हुए, और फिर इंसानों में भी वो चीज़ें क्या हुई, एक तरीके से ट्रांसमिट हुई। निपा वायरस के सोर्सेज क्या है, तो मैंने बताया 1998 में मलेशिया और फिर सिंगापुर वगैरह में भी ये सारी चीज़ें देखी थी। इसकी पहचान की गई थी सबसे पहले 1998 में मलेशिया में, ठीक है। तो मलेशिया के कम्पुंग सुंगई निपा और सिंगापुर में इसकी सबसे पहले पहचान हुई थी, ठीक है। तो सबसे
सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था 1998 में मलेशिया में और सिंगापुर में। बेसिकली जो है वो चमगादड़ से या फिर सूअर से ये फैलता है और WHO ने भी इसको एक तरीके से बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो बताया है। और ये कौन से परिवार से आता है? बेसिकली मैंने पहले बात तो बताई कि ये पैरामाइक्सोवायरस फैमिली से आता है, जिसको टेरापोडिडे फैमिली बोला जाता है। तो इस वंश का जो चमगादड़ है उसमें भी ये पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा इन दोनों फैमिलीज़ को। यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में चीज़ें देख रही हैं कि ये जो है चमगादड़ और सूअर है, इनसे ये चीज़ें, मान लीजिए चमगादड़ कोई फ्रूट्स खा लेता है और वो निपा वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस फ्रूट में चले जाते हैं और फिर उसको जो ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है तो वहाँ पर वो चीज़ें ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, तो पिक्चर फॉर्म में यहाँ पर समझाया गया है। अगर हम बात करें कि अपने यहाँ पर केसेस की, तो यहाँ पर केरला में सबसे ज़्यादा निपा वायरस के केसेस निकल के आते हैं और डेथ्स जो है, मान लीजिए अगर 66 केसेस निकल के आ रहे हैं तो 45 की उसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मतलब 68% डेथ जो है वो निपा वायरस में हो जाता है। इतनी खतरनाक ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अब चल लेते हैं निपा वायरस के बारे में थोड़ा सा। सारी चीज़ें हमने देख ली, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? बात की जा रही है चाइना के बारे में और ताइवान के बारे में। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आज। चाइना ताइवान के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं आपको कि क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया है। बात क्या की जा रही है? चाइना रेडी टू फोर्सफुली स्टॉप ताइवान इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर चाइना ने एक तरीके से धमकी दी है, इनडायरेक्टली बोला जाए तो। कहाँ पर? यूएस के सेक्रेटरी जो हैं, डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन, इनके साथ में इनकी मीटिंग थी, वहाँ पर बातें चल रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमारे पास इतने पावर है कि हम ताइवान को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ की ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ताइवान की जो स्वतंत्रता है उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। इसके बारे में बात की है। तो बहुत एक अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश अभी चाइना कर रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूरा मुद्दा निकल के कहाँ पर आया है। तो मुद्दा निकल के ये आया है कि सबसे पहले ये जो ताइवान का एरिया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, आपको बहुत पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था कि ये जो ताइवान और चाइना जो है वो एक पार्ट हुआ करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से चाइना ने क्या किया, इसको जापान से छीन लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो है वो हार गया, उसके पहले ताइवान जो था वो जापान के पास था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान जो है वो हारा तो फिर चाइना ने क्या कर लिया, उस ताइवान वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। और ऑक्यूपाई करने के बाद में क्या हुआ, जब ये चीज़ें हुई तो ताइवान के अंदर ही दो ग्रुप बट गए, चाइना के अंदर ही दो ग्रुप बट गए। एक ग्रुप थे जो कि कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी ग्रुप से थे, और एक जो थे वो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी ग्रुप से थे। तो होता है ना कि हमारे यहाँ पे जब आज़ादी की बात चल रही थी तो नरम दल गरम दल, इस तरीके से दो ग्रुप्स बट गए थे। बिल्कुल वैसे ही क्या होगा हुआ, चाइना में दो ग्रुप्स बट गए। जो कुछ ग्रुप थे, एक तरीके से लेफ्ट विंग और राइट विंग वाली जो चीज़ होती है, सोच और विचारधारा का जो फ़र्क आ जाता है, तो उससे जब दो ग्रुप बटे तो जो नेशनलिस्ट ग्रुप था, राष्ट्रवादी जो ग्रुप था, वो भाग करके ताइवान में आकर के बस गया। और वहाँ से उन्होंने बोला कि हम चाइना हैं, हम एक तरीके से हमारे यहाँ से सारी चीज़ें क्या होंगी, रेगुलेट होंगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे, जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हम मेन अथॉरिटी है, हम ओरिजिन है, हमसे ही जो निकला है पूरा चाइनीज़ लोग या फिर चाइनीज़ सभ्यता निकली है, तो हम इस चीज़ को होल्ड करेंगे। तो मतलब एक तरीके से कि कौन सुप्रीम है, इसके बीच में चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। अब ये ऐसा हो गया है कि ताइवान बहुत छोटी सी एक कंट्री रह गई है और जो चाइना है, अभी भी कंट्री का अलग से दर्जा इसको नहीं मिला हुआ है। वो 2 स्टेट वाला मामला अभी भी चल रहा है, जिस तरीके से फिलीपींस और इजराइल का चल रहा है। तो चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे अपना एक तरीके से विस्तार करता गया और अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया। वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार रही, साम्यवादी सरकार रही। और ताइवान के साथ क्या हो रहा है, अभी भी ताइवान कहीं ना कहीं अपने एक तरीके से संप्रभुता को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। ठीक, अगर ऐसे देखा जाए, जो अभी फ़िलहाल यहाँ के हेड हैं ताइपे जी, वो बोलते हैं कि हम अपने आप में संप्रभु हैं। समय समय पर ये चीज़ें उठी हैं, जब भी चाइना 2 स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आता है तो वहाँ पर बात यही की जाती है। बेसिकली चाइना ये चाहता है कि ताइवान रहे जिस तरीके से उसको रहना है, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से शासन चलेगा ये चाइना डिसाइड करेगा। तो चाइना का कॉन्सेप्ट ये है, बट ताइवान मानता है कि हम अपने आप में संप्रभु हैं और हमें किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं और अभी तक ये चली आ रही है। अभी तक भी कोई क्लियरिटी नहीं आ पाई है। यहाँ पर देखिए, इमेज में भी आपको दिख रहा होगा
कि सारी चीज़ें जब चली थी 1949 में चाइना में सिविल वॉर हुआ था। जिस सिविल वॉर की मैं ये बात कर रही हूँ चाइना और ताइवान के बीच में, जहाँ पर 2 ग्रुप्स बटे, वो हुआ 1949 में। आपको मालूम होना चाहिए कि 1949 में ही चाइना क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स से। तो जब ये आज़ादी चल रही थी उसी समय में सिविल वॉर भी चल रहा था और फिर ये 2 ग्रुप्स आपस में बट गए, एक नेशनलिस्ट और दूसरी एक तरीके से सोशलिस्ट या फिर साम्यवादी। ठीक है, उसके बाद में जो चीज़ें मैंने बताई कि इसके पहले जब था जापान के पास में ताइवान था, तो कहीं ना कहीं जापान भी इस बीच में आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो है वो चाइना और ताइवान के बीच में ही मुद्दा चलता रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है पीपीटी थोड़ी मिसमैच हो गई है, नीपा वायरस से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं। नीपा वायरस के संक्रमण की बात की जा रही है कि नीपा वायरस क्या है, आमतौर पर मस्तिष्क की सूजन है। मैंने स्टार्टिंग में हेडलाइन जब मैं बता रही थी तो बताया था कि मस्तिष्क में हमारा जो ब्रेन वाला एरिया है वहाँ पर एक तरीके से स्वेलिंग हो जाती है और फिर जॉम्बी लाइक कंडीशन हो जाती है। जॉम्बी यानी कि आपको लेजी लेजी सा फील होगा, भ्रम की स्थिति रहेगी, आपका माइंड बिल्कुल एक्टिवली काम नहीं करेगा। फिर आपके नर्वस सिस्टम को और साथ के साथ में जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो सांस लेने वाला जो सिस्टम होता है, वहाँ पर भी ये हार्म करता है और फिर एंड में क्या होती है, डेथ हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया था कि केरला में सबसे पहले देखा गया था, तो 2018 में केरला में देखा गया था। उसके पहले भी 2001 में बंगाल के नादिया ज़िले में ये चीज़ें देखी गई थी, लेकिन इतने मैसिव लेवल पे नहीं देखी गई थी। बहुत बड़े लेवल पे केरला में 2018 में निपा वायरस आया था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं वो फैक्चुअल डाटा है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से थोड़ा सा क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। बात की जा रही है कि अभी जो भी इलेक्शन है वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग स्टेट से चीज़ें निकल के आ रही। कहीं पर रूलिंग पार्टी बीजेपी जीत रही है, कहीं पर अपोजिशन पार्टी जीत रही है, इंडिया अलायंस जीत रही है, इस तरीके से। तो सेलिब्रेशन के बीच में असम के लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके थ्रू, बिहू के थ्रू। तो यहाँ पर जब डांस की बात आती है कि कौन सा डांस फॉर्म कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो मैच द फॉलोइंग के लिए बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बात की जा रही है बिहू के बारे में। बिहू क्या है, एक तरीके से असमिया नव वर्ष है, लेकिन केवल नव वर्ष के समय में नहीं मनाया जाता है। साल में 3 बार जो है असम में ये बिहू का डांस जो है वो मनाया जाता है, या बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहला तो बोला जाता है रोगाली बिहू। रोगाली बिहू या फिर इसी को बोहाग बिहू भी बोलते हैं, तो दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो रोगाली बिहू या बोहाग बिहू है ये कब मनाया जाता है, तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। और हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से चैत्र का जो महीना होता है, मार्च से अप्रैल वाला, वहीं पर हमारा हिंदू नववर्ष होता है। तो ये जो रोगाली बिहू या बोहाग बिहू है ये भी अप्रैल के महीने में असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस समय में अप्रैल वाला जो चैत्र वाला महीना होता है वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में, बंगाल में भी नववर्ष मनाया जाता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा वगैरह। तो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से नए साल को, जो हिंदू नववर्ष है उसको सेलिब्रेट करता है। तो बिल्कुल उसी की तरह रोगाली बिहू या बोहाग बिहू के रूप में असम भी क्या करता है, अप्रैल के मंथ में नववर्ष को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, जिसमें वो डांस करते हैं। मैंने एक बारी पढ़ाया था कि कौन सा जो कपड़ा पहनते हैं, जो साड़ियाँ जो वियर करती हैं महिलाएं बिहू डांस फॉर्म के समय में, वो कौन सी कपड़े का बना होता है, तो वो जो रेशम है वो बना होता है मूगा रेशम से। ठीक है, तो ये भी कभी आपको फैक्चुअल डाटा पूछा जा सकता है कि मूगा रेशम से क्या होता है, वो साड़ी बनी होती है या वो एक तरीके से पोशाक बनी होती है, जिसको पहन करके ये लोग क्या करते हैं, डांस फॉर्म एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए रोगाली बिहू के बारे में, पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, बहुत सारे व्यंजन, नाच गाना, ये सारी चीज़ें। दूसरा है कोंगली बिहू। कोंगली बिहू को कटी बिहू भी बोला जाता है। तो रोगाली बिहू, उसका दूसरा नाम है बोहाग बिहू। कोंगली या फिर कटी क है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोंगली बोला जाए तो भी, या फिर आपके क्वेश्चन में कटी बिहू आए तो भी वही होगा। कब मनाया जाएगा, अक्टूबर के महीने में। जो आपका रोगाली बिहू है वो आपका अप्रैल में मनाया जाता है, ये जो है अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। और ये क्या है, ये बिहू अधिक गंभीर होता है। मतलब फर्स्ट वाला जो है वो तो थोड़ा सा उसमें बहुत अच्छा मस्ती का मूड होता है, लेकिन जो अक्टूबर वाला होता है थोड़ा सा गंभीर होता है, और इसमें बेसिकली फसल की कटाई की जाती है। ठीक है, तो जो रबी की फसल, खरीफ की फसल 2 सीजन्स में हम बोते हैं, तो यहाँ पर जो है फसल की कटाई की जाती है कब, अक्टूबर में। उसके बाद में आता है आपका कौन सा, साथ के साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लोग यहाँ पर बुरी आत्माओं को दूर भगाने का भी काम करते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा गंभीर या सीरियस बोला जाता है, कोंगली बिहू, जहाँ पर इस तरीके के रिचुअल्स भी होते हैं भूत प्रेत से रिलेटेड। वैसे सब मान्यता की बात है अपनी अपनी।
तीसरी चीज़, तीसरा जो बिहू कौन सा है, भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू बोला जाता है। ये जनरली जनवरी के महीने में किया जाता है, सामुदायिक समारोह होता है। ये भी फसल की अच्छी पैदावार होती है तब यहाँ पर किया जाता है। तो तीनों जो आपके बिहू के फॉर्म्स हैं उसको याद रखिएगा, रोगाली बिहू, कटी बिहू और साथ के साथ में भोगाली या माघ बिहू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया थोड़ा सा टॉपिक। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, अलर्ट वुमेन हेल्प रेस्क्यू गर्ल्स बीइंग ट्रैफिकिंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 6 ऐसी बच्चियाँ थी जो कि 12 से 17 साल की एज ग्रुप की थी, जिसको झारखंड से ले जाया जा रहा था, कहाँ पर, दिल्ली में लाया जा रहा था। और दिल्ली सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक तरीके से केंद्र है बहुत समय से। तो दिल्ली में ये जो बच्चियाँ हैं वो लेकर के आई जा रही थी। तो ट्रेन में एक महिला थी जिसने अपनी एक तरीके से अटेंटिवनेस दिखाई, उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई चीज़ गड़बड़ चल रही है। फिर उन्होंने हाईएस्ट जो लोग थे पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म किया और फिर जाकर के इन 6 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है फ़िलहाल। तो ये सारी चीज़ें हो क्यों रही थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हो रही थी। और इन बच्चियों को फिर आगे चल के बहुत बेच दिया जाता कहीं पर, या फिर उनसे ऐसी चीज़ें करवाई जाती जो वो कभी नहीं करना चाहेंगी। तो अपने फ़ायदे के लिए लोग इस तरीके के काम करते हैं बेसिकली। अब हम बात करें कि अगर हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के, तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में चीज़ें मेंशन हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 23 है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, तो वहाँ पर भी जो मानव तस्करी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको रेगुलेट करने की बात की गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट कब का है, सबसे पहले इसको अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम बोला जाता था। 1956 का एक्ट है हमारे पास में। 1956 में ही एक्ट बन गया था मानव तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के, और उसको फिर 2018 में वापस से नाम उसका बदल दिया गया और मानव तस्करी रोकथाम संरक्षण पुनर्वास अधिनियम बना दिया गया। ठीक है, जिसमें केवल और केवल यौन शोषण या फिर श्रम से रिलेटेड नहीं, जो गुलामी और दास्ता के जीवन से हम बहुत पुराने समय से, अंग्रेजों के समय से आते जा रहे थे, उसको भी एक तरीके से ख़त्म करने के लिए ये पूरा जो एक्ट है वो बनाया गया था। ठीक है, इसमें बात क्या की गई थी कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोका कैसे जाएगा, लोगों को संरक्षण कैसे दिया जाएगा, जिन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा उनको फिर रिहेबिलिटेट करने के लिए, पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था होगी, और जो भी व्यक्ति इसमें पाया जाएगा, जो भी कल्प्रिट होगा, उसको किस तरीके से, जो अक्यूज होगा उसको किस तरीके से आगे चल कर के सज़ा देनी है, या फिर क्या क्या प्रोविजंस होंगे। तो यहाँ पर सज़ा के लिए प्रावधान यही है कि जो भी व्यक्ति होता है या तो उसको कारावास हो जाए या फिर जुर्माना वगैरह लगे। कठोर सज़ा का भी प्रावधान होता है अगर बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम है तो। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास में एक्ट याद रखिएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के कौन सा है, 1956 का। साथ के साथ में 2018 में उसमें अमेंडमेंट किया गया है। और दूसरी बात, आर्टिकल कौन सा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के, तो आर्टिकल 23 जो है वो आपके बात करता है शोषण को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कल हमने इसके बारे में बात की थी, राजस्थान के जो फार्मर्स हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल एक बनने के लिए जा रहा है। कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी। सहकारी में होता क्या है, यही सारे बहुत सारे लोग मिल करके कुछ एक कहानी बनाते हैं, एक तरीके से एक ग्रुप बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो भी समस्याएँ होती हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो राजस्थान इस तरीके का काम करने जा रहा है। पहला ऐसा राज्य है देश का हमारे यहाँ पे जो किसानों को किस तरीके से पावर सप्लाई देना है उसको लेकर के ये पूरा जो है मीटिंग करवा रहा है। और राजस्थान में भी कौन, तो जो CEEP है, एक संस्था है, वो ये सारी चीज़ें कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, तो CEEP का फुल फॉर्म मैंने कल भी बताया था, सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल। तो ये जो है एक तरीके से मेन लीड का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल राजस्थान के लोग ही नहीं हैं, अलग अलग स्टेट से 60 मेंबर्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 60 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम राजस्थान एंड अदर स्टेट्स जो पैनल में आने वाले हैं, जो कि बात करेंगे कि किसानों की अभी जो समस्याएं हैं बिजली से को लेकर के, साथ के साथ में सिंचाई को लेकर के, उसको किस तरीके से ठीक करना है, सो दैट उनका प्रोडक्शन, अपना जो है अनाज का उत्पादन है वो भी बढ़ सके। ठीक है, तो राजस्थान का नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, योजनाओं को रिवाइज कर लेते हैं जो सेंट्रल लेवल पे चलाई जा रही हैं। किसके लिए, किसानों के लिए, उनको जलापूर्ति के लिए, साथ के साथ पावर की सप्लाई के लिए।
सबसे पहली योजना हमारे पास है लेटेस्ट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के तहत एक कुसुम योजना भी है। कुसुम योजना में जो वाटर पंप हैं उसको लेकर के सोलर वाटर पंप दिए जाते हैं कुसुम योजना में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो कुसुम योजना भी जो है सिंचाई से ही संबंधित है, जिसमें सोलर वाटर पंप वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई है कब? 2015 में। अब कोई भी योजना क्यों आती है? उत्पादन बढ़ाने के लिए, पानी सप्लाई, बिजली सप्लाई देने के लिए वगैरह वगैरह। तो कृषि सिंचाई योजना 2015। उसके बाद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसको AIBP बोला जाता है। ये भी क्या है? इसका नाम में ही है त्वरित, यानी कि एक्सेलरेट करना है जो भी सिंचाई से संबंधित चीज़ें हैं उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, इसके लिए। उसके बाद एक हमारे पास योजना है CAD, ये भी जो है वो कृषि से संबंधित है, कमांड क्षेत्र विकास इसका नाम है पूरा। और ये जो है मध्यम सिंचाई परियोजना है, मिडिल है ना, 3 अलग अलग होती है, लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम और फिर उसके ऊपर की। ठीक है, तो ये जो है मध्यम सिंचाई परियोजना है आपकी CAD, और ये क्या काम करती है कि जो भी कमांड क्षेत्र होते हैं इसके अंतर्गत, वहाँ पर जल उपयोग को किस तरीके से और ज़्यादा कुशलता के साथ में यूज़ करना है, पानी को किस तरीके से, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में आपके पास सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन भी है, जिसको NMSA बोला जाता है। तो NMSA जो है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये भी क्या काम करता है? सिंचाई योजना नहीं है ये केवल और केवल, यहाँ पर बहुत सारे कुशल जल प्रबंधन की तकनीक भी सिखाई जाती है लोगों को कि किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर हमारे पास फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री, जहाँ पे किसानों को बताया जाता है कि अगर मान लीजिए किसान का कोई भी बारिश की वजह से या फिर किसी भी वजह से उसकी फसल का नुकसान होता है तो उसको एक मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह से और भी हैं, जैसे कि एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, ये भी सिंचाई के लिए चल रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और जल जीवन मिशन, ये सारी चीज़ें। जल जीवन मिशन तो बहुत ही रिसेंट का है, 2019, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने टारगेट ही रखा हुआ था कि 2024 में हर घर को क्या कर देना है, नल का कनेक्शन दे देना है। तो जल जीवन मिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल में। साथ के साथ और भी कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाओं को हमने देखा। PPT जो है वो हमारे नोटबुक IAS के ऐप पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर से जाकर के आप उसको कर सकते हैं। साथ के साथ में नोटबुक का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जा के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से ये सारे जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका डे टू डे आप PPT ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे काफ़ी अच्छे से उसको हमने डिस्कस किया है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।